गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की देखिए, प्रत्येक विचारक तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार प्लेटो तत्कालीन कालखंड में जो यूनान की न्याय व्यवस्थाएं प्रचलित थी उनसे प्रभावित था। तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक कृति, अपनी जो पुस्तक रिपब्लिक है, उसके अंतर्गत उसने न्याय सिद्धांत के बारे में स्पष्ट रूप से एक बात कही है कि जो जिसका प्राप्त है वो उसको दे देना चाहिए। तो प्लेटो का जो हेतु था वो ये था कि जो जिसका प्राप्त है वो उसको देना चाहिए। उसका कारण ये था कि प्लेटो आहत था, उसके जो गुरु थे, उसके जो शिक्षक थे सुकरात, जिन्होंने सद्गुण ही ज्ञान के आयाम का प्रतिपादन किया था और उसको बलपूर्वक विषपान करवा के मृत्युदंड की सजा दी गई थी। विद्यार्थियों, जिस दिन सुकरात को मृत्युदंड की सजा दी जाती है उसी दिन से प्लेटो ये तय कर लेता है कि मुझे इस सद्गुण ही न्याय इसको आगे बढ़ाना है। उस हेतु वो रिपब्लिक कृति में जो आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग, आदर्श और दार्शनिक राजा, उसकी जो कल्पना करता है उसके माध्यम से वो न्याय प्रतिष्ठित करना चाहता है। अच्छा, प्लेटो का एक हेतु ये भी था कि केवल शिक्षक और विद्यार्थी ही इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते हैं, न केवल राजा इस व्यवस्था को बदल सकता है, बल्कि संपूर्ण जो समाज है वो इस न्याय व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। अब जो तत्कालीन न्याय व्यवस्था थी, तो प्लेटो अपनी रिपब्लिक कृति में मनुष्यों में सद्गुण, अच्छाई, ज्ञान, शील, चरित्र, नैतिकता, इन आयामों को प्रतिष्ठित करना चाहता है। एक स्थान पर ऐसा उल्लेखित भी किया गया है कि राज्य की पहचान राज्य में स्थित रेत के टीलों, वृक्षों, पत्थर की चट्टानों से नहीं होती है, बल्कि राज्य में अधिवास करने वाले, निवास करने वाले नागरिकों के चरित्र से होती है। हम देखते हैं कोई इस प्रकार का व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि उस नगरी से बच के चलना, क्योंकि उसमें है वो चोर उचक्के है या ठग गए हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वहाँ सारे चरित्रहीन या ठग या चोर उचक्के इस प्रकार के हैं, लेकिन एक उन पर लेबल चस्पा दिया जाता है। तो प्लेटो तत्कालीन उस लेबल को उतारना चाहता है। उस राज्य के सारे लोग वैसे नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, अच्छे और चरित्रवान नागरिकों के निर्माण के लिए न्याय व्यवस्था देता है। तो तत्कालीन कालखंड में जो 3 प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं के बारे में प्लेटो चर्चा करता है अपनी रिपब्लिक कृति में, उन तीनों ही प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं का अपन पहले यहाँ पर संक्षिप्त में विवेचन करेंगे। फिर प्लेटो अपना जो न्याय सिद्धांत देता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तत्कालीन कालखंड में यूनान में 3 प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं प्रचलित थी। एक थी परंपरागत न्याय, परंपरागत न्याय। दूसरी जो न्याय व्यवस्था प्रचलित थी जिसको कहा क्रांतिकारी सिद्धांत या न्याय का उग्र सिद्धांत। तीसरी प्रकार की जो न्याय व्यवस्था प्रचलन में थी जिसको कार्यकरण का सिद्धांत बोलते हैं, कार्यकरण का सिद्धांत या कार्यकरण का न्याय का सिद्धांत। तो परंपरागत न्याय है वो सिफालस कौन देता है? तत्कालीन यूनानी विचारक था जिसका नाम था सिफालस। सिफालस और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था
पॉलीमार्कर, पॉलीमार्कर, ये दोनों ही मिलकर के देते हैं। अब ये 3 प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं उस समय में देते हैं। सबसे पहले है सत्य बोलना ही न्याय है। हम ऊपरा ऊपरी रूप से देखते हैं तो निश्चित रूप से बहुत नैतिक, अच्छा, न्यायप्रिय लगता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। असत्य बोलना, झूठ बोलना पाप और न्यायसंगत नहीं है, लेकिन प्लेटो इसका खंडन करता है और कहता है, और वो बड़ा उचित भी लगता है, कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नहीं बोलना चाहिए। यदि आप सत्य बोलते हुए अपने शत्रु राज्यों को, अपने सैनिक अड्डों की, अपनी मिसाइल्स और शस्त्रागार है उनके ठिकानों की सब यदि जानकारी दे देते हैं तो शत्रु राज्य दूसरे ही पल आप पर आक्रमण करके आपको नस्ते नाबूद कर देता है। उदाहरण के लिए यदि हम पाकिस्तान को ये सारी गुप्त जानकारियां दे देते हैं तो निश्चित रूप से भारत को वो सदा सदा के लिए समाप्त कर देगा। तो प्लेटो उस सिफालस के इस न्याय सिद्धांत का खंडन करते हुए कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नहीं बोलना चाहिए। महात्मा गांधी ने भी कहा है, एक गाय का उदाहरण है, वो अपन पहले भी चर्चा कई बार कर चुके हैं। तो यदि गांधी कहता है कि उस परिस्थिति में आप सत्य बोलते, गाय इधर की गई है और पीछे जो बर्छे लेके कसाई आ रहे हैं उसको मार देते हैं, तो आपको गो हत्या का पाप लगा जाए। तो गो हत्या के पाप से बचने के लिए, और यहाँ पर जो प्लेटो कहता है कि शत्रु राज्य से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, सदैव सत्य नहीं बोलना चाहिए। युगा अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल आपको यदि लगे तो आपको असत्य भाष भी करना चाहिए, झूठ भी बोलना चाहिए। दूसरा है उधार चुकाना ही न्याय है। निश्चित रूप से ये सही बात लगती है, लेकिन हम तह तक जाकर देखते हैं और प्लेटो तत्कालीन इस यूनानी विचारधारा जो न्याय पर आधारित थी इसका खंडन करते हुए कहता है कि यदि एक व्यक्ति है वो आपका मित्र है, सामान्य परिस्थिति में आपसे कोई खंजर उधार लेता है या तलवार उधार लेता है और देव योग से वो चित्त विकृत हो जाता है, असामान्य बुद्धि का हो जाता है, पागल हो जाता है और उसके दिमाग में एक ही सनक चढ़ जाती है, एक जुनून हो जाता है कि मैं आपकी हत्या करूंगा, उसकी हत्या करूंगा। और वो आपसे जो उसने हथियार उधार दिया है वो मांगता है और आप यदि दे देते हैं तो दूसरे ही पल आपकी हत्या हो जाती है कि उसके तो सिनक चढ़ी हुई है, वो अभी सामान्य बुद्धि का नहीं है, असामान्य बुद्धि का है। तो प्लेटो उस परिस्थिति में खंडन करता है तथा ये कहता है कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य नहीं बोलना चाहिए और न उधार दी हुई वस्तु को चुकाना चाहिए। पॉलीमार्कर सिफालस का जो बड़ा पुत्र था उसने भी इस न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए या परंपरागत न्याय सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है शत्रु के प्रति शत्रुता का व्यवहार करना तथा मित्र के प्रति मित्रता का व्यवहार करना ही न्याय है। हम यदि इसको तह तक जाकर के देखें तो ये निश्चित रूप से असंगत और अनुचित है। मानवीय दृष्टिकोण से भी देखें तो अनुचित और असंगत है, क्योंकि शत्रु हो चाहे मित्र हो, अपना व्यवहार सदैव मित्रता का होना चाहिए, अच्छाई का होना चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। तो प्लेटो क्या कहता है कि शत्रु हो या चाहे मित्र हो, आपको सदैव जो अपना व्यवहार है वो मित्रता का रखना चाहिए। इस प्रकार तत्कालीन कालखंड में यूनान में प्रचलित जो न्याय की व्यवस्था थी उसका प्लेटो खंडन करता है। ठीक उसी कालखंड में यूनान में एक क्रांतिकारी या उग्र एक न्याय की विचारधारा और चलती थी, जिसके जो प्रतिपादक थे वो थ्रेसिमैक्स थे। थ्रेसिमैक्स, प्लेटो इसका भी खंडन करता है। थ्रेसिमैक्स कहता है न्याय है जो शासक वर्ग के हितों का संरक्षण करने के लिए उचित है। प्लेटो कहते हैं कि तत्कालीन कालखंड में यूनान ने जितने भी राजा थे उन्होंने अपने हितों के संरक्षण, संवर्धन तथा पोषण के लिए न्याय की स्थापना कर रखी थी। तो प्लेटो इसका खंडन करता है कि न्याय केवल शासक वर्ग के हितों का
संरक्षण करने के लिए नहीं है। न्याय तो आम व्यक्ति को मिलना चाहिए, प्रत्येक को मिलना चाहिए, संपूर्ण प्रजा को मिलना चाहिए, प्रजातंत्र पर आधारित न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहता है कि न्याय की जो व्यवस्था है, थ्रेसिमैक्स जो देता है वो भी असंगत और अनुचित है, क्योंकि उसके अनुरूप न्याय है वो केवल कुछ ही लोगों के संरक्षण या हितों के पोषण की बात करता है। तो प्लेटो तीसरा जो न्याय का सिद्धांत है उस समय यूनान में जो प्रचलित था, जिसका नाम था कार्यकरण का सिद्धांत। कार्यकरण का सिद्धांत तत्कालीन एक यूनान के विचारक थे जिसका नाम था ग्लैकॉन। ग्लैकॉन देते हैं और वो कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है। ग्लैकॉन ने बताया कि तत्कालीन कालखंड में कुछ लोग एकत्रित होते हैं तथा अपने सुरक्षा के लिए भय के रूप में एकत्रित होकर के न्याय की मांग करते हैं और राज्य की मांग करते हैं। प्लेटो इसका भी खंडन करता है। प्लेटो कहता है कि न्याय है जो कोई बाह्य दबाव की विषय वस्तु नहीं है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति के अंतरंग या अंतर्मन में या आंतरिक एक वेग है, यानी कि न्याय है वो आंतरिक वेग है। तो बाह्य किसी भी परिवेश से कोई लेना देना नहीं होता है न्याय का। तो प्लेटो इस प्रकार तत्कालीन कालखंड की यूनान की प्रचलित तीनों ही न्याय व्यवस्थाओं को अनुचित और असंगत करार देते हुए अपने न्याय का सिद्धांत देता है। और उसमें प्लेटो कहता है कि न्याय है वो कोई भी बाह्य दबाव की वस्तु नहीं है। न्याय है जो किस प्रकार है, न्याय आंतरिक विषय वस्तु है। आंतरिक विषय वस्तु के अनुरूप वो न्याय की एक संकल्पना देते हैं तथा दो प्रकार के न्याय व्यवस्थाओं को प्रतिपादित करते हैं। प्लेटो कहता है एक होता है व्यक्तिगत न्याय, एक है व्यक्तिगत न्याय, नंबर 2 है सामाजिक न्याय। इसके अंतर्गत प्लेटो इस बात को समझाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विवेक, साहस या शौर्य या वीरता और तृष्णा, एप्टीट्यूड, स्पिरिट, विजडम एंड एप्टीट्यूड, इन तीनों ही गुणों का कमोबेश प्रत्येक व्यक्ति में समावेश रहता है तथा इन गुणों का संतुलन के आधार पर विकास होना ही न्याय होता है। प्लेटो कहता है व्यक्ति में वीरता का, शौर्य का, बुद्धि का, विजडम का और तृष्णा का जो भाव होता है वही व्यक्ति के समुचित विकास किस प्रकार हो उसको वो व्यक्तिगत न्याय में रखते हैं। दूसरा है सामाजिक न्याय। प्लेटो संपूर्ण समाज का वर्गीकरण करते हुए वो स्पष्ट रूप से कहता है कि समाज में जिन व्यक्तियों में बुद्धि का गुण है, विजडम है, वो व्यक्ति प्रशासनिक वर्ग में चले जाएंगे तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसमें शौर्य, वीरता का गुण है वो सैनिक वर्ग में चले जाएंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिनमें काम करने की क्षमता है, जो कार्यकरण के काम में जैसे किसान, मजदूर या विभिन्न प्रकार के उत्पादन के कार्यों में लगे हुए जितने भी लोग हैं वो सारे किसमें आएंगे, उत्पादक वर्ग में। तो प्लेटो इस प्रकार संपूर्ण समाज का एक सामाजिक वर्गीकरण भी अपने न्याय सिद्धांत में करता है तथा कहता है जिन लोगों में प्रशासनिक यानी कि बुद्धि का गुण है उनको प्रशासनिक वर्ग में रखो, जिनमें शौर्य है उनको सैनिक वर्ग में रखो तथा जिनमें वीरता है
और शौर्य है उनको सैनिक वर्ग में रखते हुए और प्रशासनिक वर्ग, दोनों ही वर्गों की भरण पोषण का कार्य करने वाले समाज का बहुत बड़ा शेष जो वर्ग बच जाता है उसको प्लेटो उत्पादक वर्ग की संज्ञा देता है। इस प्रकार प्रशासनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग में बांटता है। प्लेटो इन तीनों ही वर्गों का सामाजिक वर्गीकरण करने के साथ साथ इस बात पर भी बल देता है कि इनका वर्गीकरण के साथ साथ प्रत्येक वर्ग का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति शौर्यवाल के गुण का है तो उसको सैनिक वर्ग में रखिए। सैनिक वर्ग में रहते हुए वह किस प्रकार राष्ट्र की सीमा पर सजग प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकता है, अत्याधुनिक हथियारों के माध्यम से किस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा कर सकता है, उस हेतु उसको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उस काम में वो निपुण हो जाए। इसी प्रकार जो उत्पादक वर्ग के व्यक्ति है वो उत्पादन के किसी काम में लगे हुए हैं, चाहे किसान हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, यदि उनको तकनीकी के साथ में जोड़ते हुए उनको समय समय पर जहां पर पानी का अभाव है, कम पानी है, तो कम पानी वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जा सकती है, थोड़े पानी में किस प्रकार की फसलें हैं वो ज़्यादा उत्पादित की जा सकती है, उसकी जानकारी देनी चाहिए। या कोई भी समझ लो गृहिणी है, कोई भी काम कर रही है, उस कार्य में उसको और प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि उस कार्य में उसमें प्रवीणता आ जाए, निपुणता आ जाए और दक्षतापूर्वक उस कार्य को कर सके। ठीक उसी प्रकार प्रशासनिक गुण वाले व्यक्तियों को भी समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। प्लेटो इसी न्याय सिद्धांत में अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी देता है तथा प्लेटो कहता है कि न्याय को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, एक तो परिवार करता है, दूसरी संपत्ति करती है। तो प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में प्रशासनिक वर्ग को अहस्तक्षेप के सिद्धांत के माध्यम से परिवार से वंचित करते हुए, संपत्ति से वंचित करते हुए न्याय सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना चाहता है। यहाँ पर देखने, सोचने और समझने योग्य यह भी बात है कि आज हम देखते हैं चाहे राजनेता हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई भी आम व्यक्ति हो, जितना भी भ्रष्ट आचरण करता है, किसी भी प्रकार का उत्कोच लेता है, रिश्वत लेता है, वो किसके लिए लेता है, अपने बच्चों के लिए ले जाता है। तो प्लेटो इस बात का खंडन करते हुए कहता है कि परिवार नहीं होगा तो फिलोसोफर किंग होगा। आज जैसे नरेंद्र मोदी है, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनका परिवार नहीं था तो निश्चित रूप से वो किसी प्रकार का भ्रष्ट आचरण नहीं कर सकते हैं। तो प्लेटो ठीक इसी प्रकार के फिलोसोफर किंग में एक न्याय की व्यवस्था करना चाहता है। अंतिम बिंदु और है, वो है समन्वय का सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि उत्पादक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सैनिक वर्ग परस्पर समन्वय करेंगे ताकि समन्वय के सिद्धांत से न्याय की व्यवस्था प्रतिष्ठित की जा सके।